नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। समकालीन कहानियों की कड़ी में आज सुनिए लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी अपना अपना नज़रिया। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घर में काम करने वाली औरतों के पास आखिर काम ही क्या होता है? फुहड़ होती हैं, न आत्मविश्वास न सामान्य ज्ञान। पालू भाई के साथ बैठी चाय पीती हुई बतिया रही थी। डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी। स्थानीय होने के कारण अक्सर मायके में दर्शन दे जाती थी। वो तो है, माँ यानी मेरी सासू ने पालू की हाँ में हाँ मिलाई। अब तुम ही देखो, कॉलेज भी जाती हो, गृहस्थी भी संभालती हो, ऊपर से टिप टॉप भी रहती हो। ऋषभ अलबत्ता चुप थे। कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब था बहस को बढ़ावा देना, जो उनकी फितरत में नहीं था। किचन में काम करते न चाहते हुए भी मेरी आंखों में नमी तैर गई। ये वही ननद है जिसके माध्यम से मैंने अपने सपने साकार करने की कोशिश की थी। मैंने बीकॉम के बाद कंप्यूटर में 3 साल का डिप्लोमा किया था। कुछ करने की चाह मुझ में भी थी, लेकिन पिता के आगे एक ना चली। फिर ऋषभ जैसी शांत सौम्य शख्सियत सामने थी। आंखों की नमी कहीं बूंद भर कर न टपक पड़े, मैंने तड़के की कलछी दाल में डाल दी। छौंक की महक व धुएं से किचन भर गई और मेरी आंखों की नमी भी बह गई। खाना मेज पर लगा, सबको खाने के लिए कहकर मैं चपाती बनाने लगी। दिल पालू को कोई चुभता सा जवाब देने को कर रहा था, पर मेरे संस्कार इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। जिस ननद का भविष्य बनाने के लिए बड़ी बहन की तरह प्रयासरत रही हूँ, उसे कुछ कहकर अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अगर आज मैं भी नौकरी कर रही होती तो क्या कॉलेज से लौटने पर इसी तरह मेज़ पर लगा गर्म खाना खाने को मिलता? शायद नहीं। एक कप चाय भी खुद ही बनानी पड़ती, अथवा फ्रिज का बासी खाना गर्म करके माँ को भी खिलाना पड़ता और खुद भी खाती। मन किया कहूँ कि यही करती हैं घर में रहने वाली औरतें, और इन्हीं कामों में बीतता है उनका समय। सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता। लेकिन आत्मगौरव में मुग्ध हुई पालू का दिल दुखाना इस पल मेरे दिल को गवारा न हुआ। खाना खाकर पालू चली गई। ऋषभ भी ऑफिस चले गए। अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि दोनों बच्चे स्कूल से आ गए। उन्हें खाना दिया, फिर वे ट्यूशन पढ़ने चले गए। दोबारा लेटी ही थी कि 5 बजे ऋषभ ऑफिस से आ गए। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। रात को सारा काम निपटा कर बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों पालू की बात रह रहकर याद आ रही थी और मेरे वजूद को खोखला कर रही थी। यूँ तो वो अपने प्रोफेसर होने का एहसास दिलाती रहती थी, लेकिन आज की बात कुछ ज़्यादा ही चुभ गई थी। कहीं पर अपनी अकर्मण्यता पर गुस्सा भी आया। फिर सोच में पड़ गई, गलत क्या कहा था पालू ने? वो क्यों नहीं कर पाती है सब कुछ? नौकरी नहीं करती है फिर भी सारा दिन व्यस्त रहती है। पालू कैसे नौकरी और घर दोनों संभाल लेती है? विवाह के बाद मैंने भी ऋषभ से नौकरी के लिए बहुत जिद की थी। कंप्यूटर में डिप्लोमा होने के कारण नौकरी मिलना मुश्किल भी न था, लेकिन ऋषभ की मर्जी न होने की वजह से चुप रह गई। स्वयं को घर के लिए समर्पित कर दिया। सुव्यवस्थित घर, सुव्यवस्थित दिनचर्या, बूढ़े सास ससुर की उचित देखभाल में मुझे दिन का पता ही नहीं चलता। लेकिन बदले में मुझे सबका भरपूर प्यार मिला। किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। पालू तब छोटी थी। मैं पालू को नौकरी करने के लिए उकसाती थी, उसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग देती। पालू कभी घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहती थी तो मैं उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहती। जब पालू की जॉब लगी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन आज वही पालू इतनी चुभती हुई बात कह गई। बात ये नहीं कि पालू नौकरी करती है और मैं नहीं। मेरी सोच का कारण तो कुछ और ही था कि क्या घर में रहने वाली औरतें सचमुच फालतू होती हैं? उनके पास कोई काम नहीं होता? यही बात मेरे दिल को चुभ गई थी। अगर मैं कहीं 400 रुपये की भी नौकरी कर रही होती तो उसका महत्व था, लेकिन यदि मैं पूरे परिवार की निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ तो उसका कोई महत्व नहीं। इन कार्यों का कोई मूल्य नहीं जिनके लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। पालू अपनी खुशी के लिए नौकरी करती है तब भी पूरे घर पर रौब मारती है, और मैं सबके लिए काम करती हूँ तब भी हीन क्यों? दिल हुआ कल से ही नौकरी के लिए कोशिश शुरू कर दूं और पालू को दिखा दूं कि काबिलियत मुझ में भी कम नहीं। फिर दिल को समझाने लगी, ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरी या पालू की नहीं, बल्कि नौकरी करने वाली या ना करने वाली स्त्रियों की है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। क्या सचमुच ही नौकरी करने वाली औरतों के सामने नौकरी ना करने वाली औरतें हैं? अपने सिद्धांतवादी दिमाग को समझाते समझाते मैं कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला।
सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन पालू का था। हेलो भाभी, आज मेरी काम वाली नहीं आई है। छोटू को थोड़ा बुखार भी है, डॉक्टर को दिखाना है। सुमित छोटू को डॉक्टर को दिखाकर आपके पास छोड़ देंगे। रितिका को भी रिक्शे वाला स्कूल से वहीं छोड़ देगा। मैं 3 बजे आकर बच्चों को ले जाऊंगी, कहकर पालू ने रिसीवर रख दिया। मैं थोड़ी देर तक फ़ोन को घूरती रही। कितनी सरलता से मुझे सब कुछ समझाकर पालू कॉलेज चली गई। लेकिन यदि मैं बीमार पड़ जाऊं या मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो क्या मैं भी पालू के ऊपर इस तरह अपनी जिम्मेदारियां डाल सकती हूँ? सोचते सोचते खुद पर खींच आई कि मुझे भी क्या हो गया है। बस एक पालू और उसकी बातों को लेकर ही सोचती रहती हूँ, या फिर मेरी सोच का दायरा इतना छोटा हो गया है। फिर खुद को समझाते हुए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। ऋषभ को ऑफिस भेजकर नाश्ते की प्लेट लेकर बैठी ही थी कि कॉल बेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सुमित खड़े थे। नमस्ते भाभी, वो बोले। नमस्ते, आइए अंदर आइए। अब क्या हाल है छोटू का? अब बुखार कुछ कम है, डॉक्टर ने दवा दे दी है। मैंने सुमित की गोद से छोटू को ले लिया। बुखार के कारण उसकी आंखें मूंद रही थीं, शरीर तप रहा था। इसकी तबीयत तो ज़्यादा खराब लग रही है। कब से बुखार है? 2 दिन से। 2 दिन से? तब से आज दिखाया? कैसी लापरवाही करते हैं आप लोग। मैं थोड़ा गुस्से में बोली। क्या बताऊं भाभी, हम दोनों इतने व्यस्त हो गए हैं कि आराम से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। जब हम ज़्यादा व्यस्त होते हैं बच्चे भी तभी बीमार पड़ते हैं। 2 दिन से तो माँ संभाल रही थी छोटू को, लेकिन आज इसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई और फिर माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है, पर भाभी ज़रा जल्दी करना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं छोटू को अंदर बिस्तर पर लिटाने चली गई। मैंने तो सुमित को यूं ही नाश्ते के लिए पूछ लिया था। मुझे विश्वास न था कि उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। मैंने किचन से अपने नाश्ते की प्लेट लाकर उनके सामने रख दी। सुमित जल्दी जल्दी नाश्ता करके चलने को तैयार हो गए। लंच पर भी यहीं आ जाइएगा, मैंने औपचारिकतावश कहा। सुमित थोड़ा संकोच से बोले, मैं तो कहीं भी खा लूँगा भाभी, लेकिन माँ बाबूजी के लिए कुछ बना देना। उन्हें बाहर का खाना हजम नहीं होता। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना कुछ ना कुछ बना ही लेती। पालू तो आजकल कॉलेज के प्रोग्राम में इतनी व्यस्त है कि घर के कार्यों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। हाँ हाँ, पालू जब बच्चों को लेने आएगी तो मैं माँ बाबूजी का खाना भी उसके हाथ भिजवा दूंगी। सुमित संतुष्टि से सिर हिलाकर चले गए। मैं छोटू को देखने अंदर गई तो वो बेसुध सो रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठ गया। बुखार की तीव्रता की वजह से उसने उल्टी कर दी थी। मैंने दवा देनी चाही तो उसने मुश्किल से पीकर फिर थोड़ी देर बाद वो भी उल्टी द्वारा निकाल दी। सारी चादर खराब हो गई। मैंने उसे पोंछकर अलग लिटाया, चादर बदली, फिर थोड़ी देर बाद उसे बहला फुसला कर फिर दवाई पिलाई। माँ जी सत्संग में गई थी और पिताजी बैंक। कोई भी नहीं था जिसे मैं थोड़ी देर के लिए छोटू के पास बैठाकर खाना बना पाती। बड़ी मुश्किल से छोटू दोबारा सोया। मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। पालू की सास इतने छोटे बच्चे को कैसे संभालती होंगी। तब भी कभी पालू के मुंह से सास की तारीफ में 2 शब्द नहीं सुने। उसका तो यही कहना होता था कि वो नौकरी करते हुए भी घर भर की देखभाल कर रही है। लंच के समय सभी आ गए। पालू खाना खाकर रितिका को लेकर चली गई। छोटू सोया हुआ था, इसलिए उसे यह कहकर छोड़ गई कि सुबह उसे जल्दी जाना है, फिर माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए जब तक छोटू ठीक नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेगा। मेरा सिर भन्ना गया। अनजाने में ही दोनों घरों की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं। छोटू ने एक तो तकलीफ़ के कारण और दूसरे माँ के ना होने के कारण सारी रात सोने नहीं दिया। थोड़ी देर तो माँ जी ने संभाला, फिर ज़्यादा देर जगने से उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मैं छोटू को अपने पास ले आई। छोटू सुबह लगभग 4 बजे सोया। उसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। सुबह 6 बजे के अलार्म ने जब उठाया तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ गई हूँ। हड़बड़ा कर उठी कि बच्चों को देर ना हो जाए। सिर दर्द से फटा जा रहा था। पहाड़ सी व्यस्तता से पूर्ण दिन सामने खड़ा था। दोपहर में रितिका का रिक्शे वाला उसे छोड़ गया। रात भर जागने के कारण छोटू दवा खाकर आराम से सोता रहा। मैं बीच बीच में उसे छूकर देख लेती कि कहीं बुखार बढ़ तो नहीं रहा। पालू आज रितिका को लेने नहीं आई। मैंने उसे खाना खिलाकर नानी के पास सुला दिया। फिर पालू के सास ससुर का टिफ़िन तैयार किया और रिक्शा करके उन्हें खाना देने चली गई। कॉल बेल बजाने पर पालू की सास ने दरवाज़ा खोला। प्रणाम मां जी, मैं उनके पैर छूते हुए बोली। अरे सुजाता बेटी, अंदर आ जा। कैसे याद आ गई आज हमारी? आपका खाना लेकर आई हूँ। आज पालू आई नहीं तो मैंने सोचा शायद वो सुबह खाना बना गई होगी, फिर भी मैं खाना ले आई, मैंने कहा।
कहाँ बना पाई बेटी, परसों के दाल चावल फ्रिज में पड़े थे, कल रात भी वही खाए नहीं गए तो दूध गर्म करके ब्रेड खा ली। आजकल पालू कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है, थक जाती होगी, मैं पालू का पक्ष लेते हुए बोली। हाँ बेटी, थक तो जाती ही होगी, वो मेरा हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाती हुई बोली। ना घर देख पाती है ना बच्चों को, आने जाने वालों के लिए चाय पानी की भी मुश्किल हो जाती है, महरी उल्टा सीधा काम कर जाती है, कोई देखने वाला नहीं है। अब सभी औरतें घर देखेंगी तो नौकरी कौन करेगा। लीजिए आप खाना खाइए। प्लेट में सब्जी दाल रायता व चपाती लगाते हुए बात टालने की गरज से मैं बोली। ब्रेड खा चुकने के बाद भी दोनों ने 2-2 चपातियाँ व थोड़े थोड़े चावल खाए। तृप्त होने के बाद पालू के ससुर जी बोले, बेटी तूने अच्छा किया नौकरी नहीं की, तेरा घर तो घर जैसा लगता है, सुमित रोज़ यही बात कहता है। नहीं पिताजी, ये भी तो ठीक नहीं कि घर की देखभाल करने के लिए ही कोई स्त्री अपनी काबिलियत का गला घोंट दे। पालू के सास ससुर ने कोई टिप्पणी नहीं की। बात ठीक भी थी, लेकिन लौटते समय मैं यही सोच रही थी कि यदि मैं यहाँ पर ना होती तो इन परिस्थितियों में पालू क्या करती, या मैं भी नौकरी कर रही होती तो उसके बच्चों के समय कौन देखता। अगले 1 सप्ताह तक लगभग यही स्थिति बनी रही। छोटू बिल्कुल ठीक हो गया था, पालू की महरी भी आ गई थी, पालू के कॉलेज का वार्षिकोत्सव भी खत्म हो गया था। जब पालू छोटू को वापस लेकर गई तो वाकई बहुत कृतज्ञ लग रही थी। उसके हाव भाव से मेरे लिए आभार टपक रहा था। उसे शायद 1 सप्ताह में एक गृहिणी का महत्व समझ में आ गया था। साथ ही मेरे घर की व्यवस्था देखकर ये भी समझ में आ गया था कि बाहर काम करने के कारण वो घर के क्या क्या काम अनदेखा कर जाती है। कोई कुछ भी कहे, कोई स्त्री घर बाहर की दोनों जिम्मेदारियां ज़्यादा समय तक नहीं निभा सकती। घर का काम व्यवस्थित करना किसी भी स्त्री के लिए एक फुल टाइम जॉब है। मेरे मन का मैल पूरा तो नहीं, पर बहुत कुछ पालू के कृतज्ञ होने के कारण धुल गया था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उसे अपना महत्व समझाने में सफल रही। अब पालू आती तो अपने प्रोफेसर होने का रौब न जमाती, मैं भी उसके सामने खुद को कम न महसूस करती। दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे कि एक दिन एक दुर्घटना ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। ऋषभ को बेचैनी महसूस हुई। थोड़ी देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, जोर जोर से छाती मसलने लगे। मैंने हड़बड़ा कर पालू को फ़ोन किया, वो भागी भागी आई, तुरंत ऋषभ को कार द्वारा समय से अस्पताल ले गए। समय पर डॉक्टरी सहायता मिलने पर ऋषभ राहत महसूस करने लगे, लेकिन डॉक्टर ने जब ऑपरेशन की बात की तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऋषभ की 2 धमनियों में रुकावट थी, एंजियोप्लास्टी होनी थी। खर्चा सुनकर उसका दिल बैठ गया। पिताजी के खाते में रुपए ना के बराबर थे, सब पालू के विवाह में खर्च हो चुके थे। ऋषभ ने अपनी जमा पूंजी मकान बनवाने में लगा दी थी। मैं तो ज़िंदगी व मौत से जूझ रहे ऋषभ को देखकर वैसे ही निष्प्राण हो गई थी। ऊपर से इतने रुपयों की बात सुनकर तो मेरे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया कि इतने रुपयों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। तभी पालू मेरे कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए बोली, भाभी भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप कतई चिंता मत करो। मेरी आंखें बरस पड़ी। भाभी, पालू मेरा सिर सहलाते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है ना कि भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर आप धैर्य क्यों खो रही हैं। इतने रुपए कहाँ से आएंगे। आप रुपयों की फिक्र ना करो, सब इंतज़ाम हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास हैं रुपए, क्या मैंने इतने सालों की नौकरी में कुछ जोड़ा नहीं है। जिस दिन ऋषभ को अस्पताल से छुट्टी मिली उस दिन मैं प्यार से पालू के कंधे से माथा टिकाकर रो पड़ी कि अगर आज पालू ना होती तो इतने रुपयों का इंतज़ाम कहाँ से करती। पालू की वजह से ही ऋषभ की जान बच पाई। ऋषभ आंखें बंद कर सो गए थे। संतोष की सांस लेकर मैं कमरे से बाहर आकर बरामदे में खड़ी हो गई। बाहर मौसम की पहली बरसात की हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। सारा वातावरण धुला धुला लग रहा था, जो आंखों के साथ साथ दिलो दिमाग को भी सुकून दे रहा था। मैं निरुद्देश्य सी खड़ी चुपचाप बस दूर तक निहारती रही। तभी पालू पास आकर खड़ी हो गई और बोली, भाभी क्या सोच रही हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे पालू पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। आज मुझे वर्षों पहले की प्यारी सी ननद लग रही थी, जिसे मैं घर के कार्यों से दूर रखकर पढ़ने बैठाती थी। तब मुझे आज के दिन का कहाँ पता था। मैं पालू के दोनों हाथ थाम कर बोली, पालू समझ में नहीं आ रहा कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर आज तुम ना होती तो तुम्हारे भैया का जीवन न बचता। कैसी बात करती हैं भाभी आप, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता था। अब आप भैया का ख्याल रखो, अपनी तरफ भी ध्यान दो, बहुत कमज़ोर हो गई हैं। पालू मेरे गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। मैं भरी आंखों से मुस्कुरा दी और हम दोनों गले लग गईं।
दोनों ही समझ गई थीं कि दोनों का अपनी अपनी जगह कितना महत्व है और दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। एक को दूसरे के कारण ना अपमानित महसूस करना चाहिए और ना ही दूसरे के द्वारा अपमानित किया जाना चाहिए। बस सवाल सिर्फ नज़रिए का है कि कौन सी स्त्री जीवन के किस कार्य क्षेत्र को महत्व देती है, और ये किसी भी स्त्री की व्यक्तिगत पसंद है। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा और खूबसूरत कहानी अपना अपना नज़रिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेखिका ने दोनों ही स्त्रियों, जो कामकाजी हैं या जो घर संभाल रही हैं, के महत्व को समझाया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।